क्लास, ठीक है। सो यस्टरडे ना हम लोगों ने कुबरनेटिस के क्लस्टर आर्किटेक्चर को समझा था, ठीक है। तो इट्स सिंपली लाइक कुबरनेटिस व्हाट स्टैंड्स फॉर, हमें उसका रिक्वायरमेंट क्यों आया, कुबरनेटिस हमारी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें डॉकर को या कंटेनराइजेशन टेक्निक को छोड़ के कुबरनेटिस के ऊपर आना पड़ा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कुबरनेटिस हमारी सॉल्व करके देता है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कुबरनेटिस, जहाँ पे हमारे को क्लस्टर जो होता है, देखो कुबरनेटिस को समझने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुबरनेटिस इज लाइक द क्लस्टर, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एक सर्विस, और क्लस्टर का मतलब है तुम्हारी मल्टीपल मशीन आ सकती है। तो ये अगर मैं कंट्रोल प्लेन की बात कर रहा हूँ वो भी एक मशीन होगी, नोड 1 की बात कर रहा हूँ वो भी एक मशीन होगी, नोड 2 की बात कर रहा हूँ वो भी मशीन। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो क्लस्टर जो है कुबरनेटिस का, वहाँ पे दो तरीके से तुम्हारी जो मशीन्स होंगी वो डिवाइडेड होंगी, एक तो कंट्रोल प्लेन नाम से होंगी और एक नोड्स के या वर्कर नोड्स के नाम से होंगी, ठीक है। कंट्रोल प्लेन भी जब हम इंडस्ट्री लेवल के अंदर जब प्रोडक्शंस में या फिर इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो सिंगल मशीन नहीं होती, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मल्टीपल वर्कर नोड्स है, तो वैसे तुम्हारे कंट्रोल प्लेन्स भी जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। हमारी हमेशा कुबरनेटिस को यूज़ करने के पीछे का रीज़न यही है कि हम ज़ीरो डाउन टाइम को फॉलो कर सकें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे को प्रॉब्लम करती है ज़ीरो टाइम या फिर स्केलिंग के टाइम में, हम इजीली उसको कुबरनेटिस के हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद कंटेनराइजेशन इज दैट कंटेनर्स आर एम्फीमेरल इन नेचर, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। तो अगर एक कंटेनर तुम्हारा डाउन चला गया तो तुम्हें मैनुअली उस कंटेनर को वापस से अप करना पड़ेगा, ओके। एंड यू ऑलरेडी नो कि एक दो तक तो चीज़ें ठीक है, इट्स इजी टू मैनेज, बट तुम्हारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है सपोज करो, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इज लाइक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि तुम अगर है ना 10-15 भी अगर माइक्रो सर्विसेज को फॉलो कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको, ठीक है। तो उस चीज़ को तुम्हें समझ लेंगे। कि तुम्हारे कोई कंटेनर जो है वो कुबरनेटिस के क्लस्टर में चल रहा है, तो अगर वो डाउन चला गया तो कुबरनेटिस खुद तुम्हारे को वो प्रिविलेज देता है, या वो तुम्हारे को इस तरीके से सर्विस देता है कि वो क्लस्टर के अंदर जैसे ही वो सर्विस डाउन जाएगी, कुबरनेटिस अपने आप उस सर्विस की रेप्लिका खड़ी कर देगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कंटेनराइजेशन वाली चीज़ को कुबरनेटिस के साथ में जोड़ते हैं तो उनको हम पॉड्स के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। CRI इज यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस है। जो भी हम OCI को फॉलो करते हुए हमारे कंटेनर्स को चलाते हैं, तो जो रन टाइम हमें चाहिए कंटेनर्स को चलाने के लिए, कंटेनर डी या फिर जो हम कुछ भी डॉकर, इस तरीके से हम कुछ भी CRIs को यूज़ में ले सकते हैं। इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा तुम्हारे को अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर कुबरनेटिस से शुरू किए जाते हैं तो आर्किटेक्चरल डायग्राम से ही शुरू किए जाते हैं। तो तुम्हारे कंट्रोल प्लेन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर जो सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है तुम्हारा क्यूब API सर्वर या API सर्वर। ये API सर्वर का ही काम है कि ये तुम्हारे को एक्सेस देता है पूरे क्लस्टर के अंदर कुछ भी करने के लिए, यानी कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ को डिप्लॉय करना है या मैनेज करना है, तुम सिर्फ API सर्वर के थ्रू ही कर सकते हो, ओके। एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप जो तुम्हारी कुबरनेटिस API सर्वर चेक करेगा, तुम्हारे को क्या क्या रोल्स मिले हुए हैं वो सारे चेक होंगे, और फिर तुम कुछ कमांड देते हो कुबरनेटिस के अंदर तुम्हारे पॉड को रन करने के लिए। पॉड पॉड क्या होता है? पॉड इज लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट इन योर कुबरनेटिस क्लस्टर, सबसे छोटा यूनिट है। और उस पॉड में ऐसा नहीं है कि पॉड ही कंटेनर है, नहीं, पॉड इज लाइक रैपर अराउंड योर कंटेनर। जैसे तुमने अगर एक Nginx का कंटेनर चला रखा है, तो पॉड इज लाइक एक रैपर है जो तुम्हारे उस कंटेनर के ऊपर चल रहा है। तो एक पॉड में ऐसा है कि एक कंटेनर भी हो सकता है और n नंबर्स ऑफ कंटेनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा एक पॉड डाउन गया तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जितने भी कंटेनर्स हैं उस पॉड के, वो वापस से सारे के सारे अप होंगे, ठीक है। नया जो पॉड बनेगा उसके अंदर वो कंटेनर्स वापस से आएंगे, ठीक है। एंड कंट्रोल प्लेन के अंदर इवन दूसरे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंट्रोल मैनेजर या ETCD या शेड्यूलर या मैनेजर,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल मैनेजर या क्लाउड कंट्रोल मैनेजर दोनों इंटरचेंजेबल है। अगर तुम ऑन प्रेम पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल मैनेजर तुम्हारा खुद का है, और अगर तुम्हें कोई क्लाउड प्रोवाइडर तुम्हारे को कुबरनेटिस का क्लस्टर दे रहा है तो उसका खुद का कंट्रोल मैनेजर होता है। ठीक है, ये तुम्हारे को क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ETCD इज लाइक योर की वैल्यू डेटाबेस सिस्टम। कुबरनेटिस क्लस्टर का कौन सा पॉड है, उसकी कितनी रेप्लिकाज होनी चाहिए, कौन से नोड के ऊपर उसको है ना हमने डिप्लॉय किया है, क्या वो अप है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर मेरे को मैनेज करनी है, कहीं ना कहीं डेटाबेस में उसकी एंट्रीज रहनी चाहिए ना, तो वो सारी एंट्रीज वगैरह रखने का काम कंट्रोल मैनेजर का है और ETCD का है। और ETCD को अगर मेरे को कुछ भी चाहिए तो कंट्रोल मैनेजर को अगर कुछ भी कंट्रोल करना है तो वो डायरेक्ट ETCD से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसको भी कनेक्ट करने के लिए वाया API सर्वर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ETCD के अंदर अगर मुझे कुछ भी स्टोर करना है वो भी मैं API सर्वर से करूँगा, मुझे अगर कुछ काम करना है तो भी मैं API सर्वर से करूँगा। इवन इन नोड्स के ऊपर मेरे जो पॉड्स डिप्लॉय होंगे वो उनको कौन से नोड पे मेरा पॉड जाना चाहिए वो शेड्यूलर ना डिसाइड करता है। ठीक है, और अगर शेड्यूलर डिसाइड कर रहा है तो उसके लिए भी इंटरेक्शन जो होगा वाया API सर्वर ही होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन है तो वो मेरा API सर्वर। ठीक है, एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये तो कंट्रोल प्लेन की बात हो गई। यहीं पे अगर मैं वर्कर नोड की तरफ जाता हूँ तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे अगर कंपोनेंट आएगा वो क्यूबलेट आएगा। जैसे मेरा यहाँ API सर्वर सब कुछ मैनेज कर रहा है ना, वो वैसे का वैसा काम इज लाइक क्यूबलेट डूइंग दैट। ठीक है, कौन सा पॉड जो है उसको क्या DNS वगैरह है, किस तरीके से टेबल में, वो क्यूब प्रॉक्सी से मेंटेन होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जाना है कौन सा, मतलब उसको कितना रिसोर्स देना है उस नोड में, किस तरीके से देना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे को यहाँ स्केड्यूलर से पता चलती है क्यूबलेट के अंदर। क्यूबलेट वो सारी चीज़ों को एलोकेशन करता है, इमेज को पुल करना और सब कुछ करना, वो सारा काम जो है वो क्यूबलेट का होता है। तो अगर वर्कर नोड में कोई कंपोनेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यूबलेट है। मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे ये पॉड्स हैं, ये मेरे इतने सारे पॉड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पॉड जो है वो डाउन नहीं जाएगा। अभी हम वो चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे, एक पॉड को चला के देखेंगे कि क्यों हमारे को डिफरेंट डिफरेंट कुबरनेटिस के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ में लेना पड़ता है। और यहाँ पे जब मैं API सर्वर की बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर कर्ल नहीं कर सकता, मैं वाया कर्ल भी है ना API सर्वर कुबरनेटिस के साथ में कनेक्शन बना सकता हूँ। बट दैट इज़ लाइक अ मोर लेंदी प्रोसेस। इसकी जगह हम एक बाइनरी यूज़ में लेते हैं जिसको हम क्यूब कटर या क्यूब CTL कहते हैं। ठीक है, निखिल, एक तो क्वेश्चन है, हम्म जानोगे? ये ETCD जो बोला आपने कि ये डेटा स्टोर करता है, एज अ डेटाबेस यू वर्क करता है, करेक्ट? हम्म हम्म तो ये फाइल सिस्टम थ्रू मैनेज करता है या ये खुद की खुद वैल्यू, का एक की डेटाबेस वैल्यू, नो क्रिएट नो है? नो, इट्स सिंपली लाइक अ की वैल्यू पेयर। जैसे आपने अगर रेडिस को काम में लिया है तो रेडिस भी इज लाइक अ की वैल्यू डेटाबेस सिस्टम, तो ETCD भी एक काइंड ऑफ डेटाबेस ही है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो ना तो हम्म। ETCD कंपोनेंट को हटा के माई सीक्वल भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है माई सीक्वल नहीं लगा ओके। सकते। लेकिन माई सीक्वल इज लाइक नॉट ए की वैल्यू टाइप। वहाँ पे अगर आप माई सीक्वल टाइप का डेटाबेस लगाओगे की वैल्यू की तरह, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, वो फिर आपकी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आपको करनी पड़ेगी। या ये जितने MongoDB भी, रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, वो MongoDB इज लाइक जेसन टाइप, नॉट अ की वैल्यू। ठीक है, हम्म। हम उसको की वैल्यू नहीं कह सकते, हम जेसन टाइप कह सकते हैं उसको। ठीक है, वहाँ पे बीसन काम में आता है, बाइनरी जेसन जो होता है ये प्योर की वैल्यू की तरह चलता है। करेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि क्लाउड का कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर्स उनके खुद के कंट्रोल मैनेजर रहते हैं, ओके। लाइक मेरा अगर कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं चाहूँ तो कंट्रोल मैनेजर को कस्टमाइज कर सकता हूँ, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, आप खुद अपने कुबरनेटिस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हो। एंड लाइक देर आर सो मैनी कंपनीज जो अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स डेवलप करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सिर्फ मैं हम्म। कंट्रोल मैनेजर ही नहीं, इवन यहाँ पे मैं CRI या CNI नेटवर्क इंटरफेस अगर मुझे कुछ करना है, या मेरे को हम्म। जैसे कैलिको करके एक नेटवर्क इंटरफेस होता है, वो उस तरीके से मैं खुद अपने हैंड पे उन चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, मैं खुद मेरे बना सकता हूँ, कस्टम बना सकता हूँ। ओके। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने खुद के जैसे यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल मैनेजर जो है वो तो कुबरनेटिस ने मुझे दिया है जब मैंने क्लस्टर बनाया।
लेकिन जब सपोज करो मैं AWS में बात कर रहा हूँ, तो AWS ने मेरे को, जब मैं AWS के EKS में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो कंट्रोल मैनेजर मेरे को ऑब्जेक्ट मिला है वो AWS के थ्रू बना है। तो उन्होंने खुद ने ही वो ऑब्जेक्ट बना के मेरे को दिया ना। कंट्रोल मैनेजर की वो सारी फंक्शनैलिटीज या हम्म प्रोटोकॉल्स पहले से लिखे हुए थे, उनको हम्म। फॉलो करके उसने मेरे को बना के दिया। तो वो हम स्क्रैच से बनाते हैं या जो है उसको कस्टमाइज करते हैं? देखो सिंपल है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो पहले से तुम्हारे पास में कुछ कोड है, अब तुम तुम्हारी अच्छा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, गॉट ठीक इट। है। तो गॉट इट। एक्चुअल में होता क्या है, कुबरनिटीज के अंदर जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो कुबरनिटीज आपको एक एपीआई अपने एंड से प्रोवाइड करके रखता है। तो वो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स, जैसे हम्म वर्डप्रेस में नहीं होता था कि वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ प्लगइन बनाना है, तो उस प्लगइन के लिए आपके कुछ रूल सेट्स होते थे कि हम्म। आपका जो है आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, आपका जो इनपुट लेने का तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो हाँ। सेम काइंड ऑफ थिंग, ये एक कुबरनिटीज लाइक इट्स एन इकोसिस्टम। ठीक है, ओके। जहाँ पे आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हो और हमेशा 100% अप टाइम रखने की कोशिश करते हो। ओके। ठीक है। या, गॉट इट। सो लाइक अगर लोकल पे इंस्टॉल नहीं है, ओके, दो तरीके हैं, मैंने दोनों बताए हैं। एक तो किलर कोडा है जहाँ पे कुबरनिटीज़ का आपको खुद को मिल जाएगा, और एक जो है वो कुबरनिटीज़ प्लेग्राउंड है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो इस तरीके से आप अपनी मशीन्स बना सकते हो ऐड न्यू इंस्टेंस करके। एंड यहाँ पे इजीली आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही आप मशीन बनाओगे तो लाइक इट्स आस्किंग यू, यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स देगा, तो उसमें वो दो कमांड्स आपको चलाने हैं। ये जो बनेगा ये क्यूब एडीएम एडमिन या क्यूब एडीएम के थ्रू बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कमांड्स आप डायरेक्टली, ये प्लग एंड प्ले टाइप की थिंग है, तो डायरेक्टली आप उस तरीके से इसको चलाओगे। और यहाँ पे इस तरीके से ये दो कमांड चलाने के बाद में फिर आप कितनी भी नोड्स इसमें ज्वाइन कर सकते हो। यानी ये मेरा कंट्रोल प्लेन हो गया, अब ये मेरा वर्कर नोड हो गया। अब मुझे अगर इस वर्कर नोड, एक और वर्कर नोड को ऐड करना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐड न्यू इंस्टेंस करने की जरूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक और वर्कर नोड जो है नोड 3 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नोड 3 है मेरे जो पहले वाला जो है कुबरनिटीज़ का क्लस्टर इसके साथ हो जाए, तो मेरे को सिर्फ ये सिंपल सा कमांड चलाऊंगा मैं, एंड ये मेरे को एक आउटपुट देगा। ठीक है, दिस इज द आउटपुट। और जस्ट मेरे को इसको कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी करके जब इसमें चलाऊंगा मेरे नए वर्कर नोड में, नाउ यू कैन सी ये मेरा क्लस्टर बन गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ये मेरा एक कंट्रोल प्लेन बन गया और ये दोनों मेरे उसके वर्कर नोड्स बन गए। ठीक है ना। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि हमें एपीआई सर्वर के साथ में बात करनी पड़ेगी। उस एपीआई सर्वर से बात करने के लिए मेरे पास में kubectl करके बाइनरी जो है उसको इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो कुबरनिटीज़ क्लस्टर पहले आपको बनाना पड़ेगा, लोकल पे आप बनाते हो तो, और kubectl करके एक बाइनरी होती है, उसको इंस्टॉल करना होता है। और अब मैं यहाँ पे अगर गेट नोड्स करके पहला कमांड चलाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोड 1 जो है वो मेरे कंट्रोल प्लेन है, नोड 2 जो है वो मेरे वर्कर नोड्स है। ठीक है, ये मैंने दो पहले से बना लाइक रखे थे। इन डॉकर भी रन डॉकर नोड हाँ, एलएस, अगर जैसे, हाँ, या जैसे कैसे? आप डॉकर के अंदर आपने डॉकर एलएस किया था, तो डॉकर एलएस के अंदर तो आपके कंटेनर्स आ रहे थे। यस। ठीक है, ये कंटेनर्स नहीं है, ये अपने आप में पूरी पूरी मशीन्स हैं। ये अपने या आप में पूरी सो पूरी मशीन्स। फॉर एग्जांपल डॉकर पे एक मास्टर नोड हो सकता है, रिमेनिंग वर्कर नोड हो सकते हैं, कितने में हम ऐड कर सकते हैं सेम एयर? कह सकते हो काइंड ऑफ, बट मैं इसको एग्जैक्टली नहीं मानूंगा, क्योंकि जब आप डॉकर के साथ खेल रहे हो तो डॉकर के अंदर क्या होता है कि एक ही होस्ट है आपका। ठीक है, जहाँ पे आपका वो डॉकर इंस्टॉल है। लेकिन हाँ, जैसे आप डॉकर स्वार्म के अंदर हो, तो डॉकर स्वार्म में क्या होता है कि आपके मल्टीपल मशीन्स होती है जिनको आप इंटरकनेक्ट कर देते हो ओवर नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, यस। तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ ये आर्किटेक्चर फॉलो हो जाता है, बट इट्स लाइक ना मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो मास्टर है वो कंट्रोल प्लेन है, और स्लेव हैं जो वर्कर नोड्स हैं। नहीं, तो उसमें डॉकर में भी ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट कितने भी नोड ऐड कर सकते हैं। हम्म
तो एक डोकर पे उसमें एक मास्टर होता है, बाकी सब वर्कर नोड होते हैं। हाँ, वो डॉकर स्वार्म में होता है। डोकर स्वयं में होता है। हाँ, जो आप डॉकर स्वार्म यूज में करते हो वो उसके अंदर होता है। यस यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूँ तो कुबरनेटिस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स देता है। यस। ठीक है, मैं इजीली स्केल अप कर सकता हूँ। सेल्फ हीलिंग एक फीचर होता है इसके अंदर कि अगर कोई डाउन चला गया तो अपने आप आ जाएगा। वो डॉकर स्वार्म में भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अंदर मैं ना अपना इंटरनल कुछ प्रॉक्सी सेटअप्स बना सकता हूँ, नेटवर्क्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। कुबरनेटिस इज लाइक अ डीप ओशन, आप ख़त्म नहीं कर सकते कुबरनेटिस को इजीली। मतलब लोग सालों लगा देते हैं कुबरनेटिस को पढ़ने में। ठीक है, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा अगर आपको कुबरनेटिस सीखना है, तो ओनली थिंग कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? यस। चलो, अब मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में लोकल के ऊपर कुबरनेटिस इंस्टॉल किया हुआ है एक सिंगल मशीन के ऊपर। सिंगल मशीन का मतलब क्या है कि मैंने कुबरनेटिस का कंट्रोल प्लेन और सर्वर वर्कर नोड्स जो हैं एक ही मशीन पे रखा हुआ है, मतलब मेरे मल्टीपल नोड्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या करा, ये एक बहुत ही छोटा सा है ना कुबरनेटिस चलाने के लिए, लाइट वेट कुबरनेटिस कह सकते हो। ठीक है, वो है 100 MB का है, मात्र 100 MB का बाइनरी है। तो लोकल पे अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो आप इसको ईजीली ले सकते हो। सिंपल ये लिनक्स का कमांड है, इसको आप चलाओगे तो ये आपका इस तरीके से कुबरनेटिस को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन कुबरनेटिस को इंस्टॉल करने के लिए आपको, देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है आपको एडिशनल यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या है, kubectl। अब आप सिर्फ kubectl नहीं है, आप अलग अलग और भी चीज़ें काम में ले सकते हो। cryctl भी ले सकते हो, ctr भी ले सकते हो, लेकिन kubectl इज लाइक मोस्टली हम लोग काम में जो लेते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको रिक्वायरमेंट आएगी, तो kubectl इज द थिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट ऑलवेज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने K3SP बना रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स रनिंग राइट नाउ। ठीक है, जो मेरा चल रहा है K3 सर्विस ही चल रही है मेरी यहाँ पे। एंड एक और चीज़, जब आप kubectl डालोगे ना तो आपका जो K3S है अगर आप करते हो लोकल के ऊपर इंस्टॉल, तो उसका एक पाथ है यहाँ पे वो उसका YAML पड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। दिस इज द थिंग, जो आपको कुछ कमांड्स हैं जो करने पड़ेंगे। हियर, तो ये देखो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मेरे सर्टिफिकेशंस वगैरह जो हैं सारे के सारे यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है ना, कौन सा मेरा क्लस्टर है, जो मैं आपको कह रहा था ना हेडर्स के अंदर जाना चाहिए, तो ये सारे आपके हेडर्स में जाते हैं। कौन से सर्वर के ऊपर आपका वो चल रहा है, अगर मेरे को ये अभी मैं कुछ कमांड्स आपको बताऊंगा तो ये इसके अंदर हम सर्टिफिकेशन मीन्स? देखो, जब हम एपीआई सर्वर से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एपीआई सर्वर से, जब मैं एपीआई सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ वाया kubectl, ठीक है, क्लाइंट जो है मेरा इससे कनेक्ट करने के लिए kubectl है, तो यहाँ पे मेरे को एपीआई सर्वर सबसे पहले क्या करता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन देता है। तो यानी अगर मैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ RBAC की, रोल बेस्ड एक्सेस की। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपके टीम के अंदर कुबरनेटिस जो हर किसी को हर रोल दिया हुआ हो, हर किसी का अलग अलग रोल हो सकता है। ठीक है ना, डेवऑप्स का जो पर्सन होगा उसमें भी किसी को सिर्फ रीड एक्सेस ही होंगे जो सिर्फ देख सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को अपडेट के भी एक्सेस होंगे, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्विसेज होंगी जिनको हर कोई एडिट नहीं कर सकता है, जो एडमिन लेवल का बंदा होगा वो ही एडिट कर सकता है। पॉलिसीज, मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज की। ठीक है, इस वाली चीज़ की। ठीक है, ये सिक्योरिटीज एंड पॉलिसीज की जब हम बात करते हैं तो वो सारी की सारी कैसे होगी, किस तरीके से हो पाएगी, वो वहाँ पे ओनली थ्रू मतलब आपकी कोई ऑथेंटिकेशन
और आप कितना ऑथराइज्ड हो उस चीज को करने के लिए, उसके बेसिस पे हो पाएगी। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स के थ्रू है, ये कुछ सर्टिफिकेट प्री सर्टिफाइड है जो आपके इसके अंदर इंस्टॉल होके जा रहे हैं, ये डेटा है उन सर्टिफिकेशंस का, ठीक है। तो ये आप जब एपीआई से कॉल करोगे ना, तो एपीआई में मैं दिखाता हूँ, अगर एग्जांपल दिख जाएगा तो। ठीक है, जैसे मेरा इस तरीके से मैं एपीआई जो बनी हुई होती है उनको इस तरीके से, ये देखो कुबरनेटिस एपीआई देता है। Here it is। अगर मैं जैसे कर्ल करके ये चलाऊंगा, कर्ल कमांड्स के थ्रू भी मैं चला सकता हूँ। पहले मेरे को प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी, जो भी मेरा कुबरनेटिस का क्लस्टर चल रहा है उसकी प्रॉक्सी लगेगी, और फिर मैं इसको काम में ले सकता हूँ। इसको ट्राई करके देखते हैं सी होता है कि नहीं होता है। अच्छा, 80 is already used। दूसरा ले देते हैं, 80 की जगह 81 ले लेते हैं। ये भी यूज्ड है। ठीक है, 9081 को इसने मेरे को दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना कि भाई इंटरनली मेरा 6443 करके कोई पोर्ट है जो कि मैप हुआ हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, ये क्या सच में यही चीज़ थी? अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो यहाँ कहीं दिख रहा होगा वो पोर्ट 6443 करके पोर्ट आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा, नेक्स्ट। ठीक, यहाँ पे देखो वो 6443 मेरा पहले से लिसन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं मेरा 6443 यूज में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को, अगर यहाँ से अगर मैं इस वाले कमांड को चलाता हूँ, क्योंकि मैंने 9081 को एक्सपोज कर रखा है और मैप किसके साथ में कर रखा है, 6443 के साथ में। ये मेरी प्राइवेट आईपी है और उसके 6443 पोर्ट को मैप कर रखा है। तो 6443 पे मेरा K3s का कुबरनेटिस का क्लस्टर चल रहा है। ठीक है, तो मैं वाया एपीआई को भी यूज में लेके और इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्या कहते हैं YAMLs के या इनके थ्रू ही कर सकता हूँ, मैं एपीआई के थ्रू भी कर सकता हूँ। थिंक इनके अंदर कोई एपीआई का एग्जांपल दिया हुआ होगा। लेट मी सी।
species एक है। अच्छा पोस्ट होगा इसका, पोस्ट कॉल होगी तो मुझे कर्ल बनानी पड़ेगी पोस्ट के लिए। मोस्टली ये डेवलपर्स जो होते हैं, जो डेवलप ऑब्जेक्ट्स डेवलप करते हैं, वो काम में लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? हमारा जो प्रॉक्सी है वो 908 पे चल रहा है ना, पॉड लिस्ट आइटम्स, क्योंकि अभी हमारे पास में कुछ भी पॉड्स नहीं है इसलिए ये खाली बता रहा है। ठीक है, इस वजह से ये खाली बता रहा है। मूविंग फॉरवर्ड देखेंगे कि अगर मैं एपीआई से ही वहाँ पे चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं क्यूब सीटीएल के थ्रू अगर पॉड्स को लेने की कोशिश करूंगा तो ये कमांड है पॉड को लेने का, या फिर पॉड्स इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को नो रिसोर्स फाउंड आ रहा है और यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे सिस्टम पे, मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे कुबरनेटिस का क्लस्टर डिप्लॉय होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास में एक बाइनरी होनी चाहिए जो कि है kubectl। ठीक है, kubectl अगर मेरे पास में बाइनरी है तो that should be on। इस तरीके से मेरा एक फोल्डर बना हुआ होगा डॉट क्यूब का। ठीक है, और डॉट क्यूब वाले फोल्डर के अंदर अगर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस तरीके से आपको कैशे एंड कन्फिग्स मिलेगी। ठीक है, ये कैशे और कन्फिग्स क्या है अभी बताता हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ कैशे की, तो जो भी मैं कमांड्स वगैरह चला रहा था उनकी कैशे यहाँ पे मेंटेन होती है, और कन्फिग जो होती है, जो हमने वो कन्फिग देखी थी उसकी, यहाँ पे जो हमने K3s की कन्फिग देखी थी, YAML कन्फिग स्टार्टिंग में, वो कन्फिग ही हमारे को यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी तब वो चल पाएगा। तो अगर आप लोकल में चलाते हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक प्री रिक्विजिट ही मान के चलो आप इस तरीके से। दिस इज द सेम थिंग जो हमने वहाँ पे YAML के ETC के उसके YAML में देखी थी K3s के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अच्छा, कल के लिए रखा हुआ है ना हमने। इसके लिए अब मैं अगर बात करूं तो kubectl इज दैट बाइनरी जिसको मैं यूज में लेके मेरे सारे कमांड्स जो है कुबरनेटिस के क्लस्टर से रिलेटेड मेरे को जो इंट्रैक्शंस करने हैं उनको चलाऊंगा। तो अगर मेरे को मेरे kubectl का वर्जन पता करना है कि कौन सा वर्जन है, वो भी मैं पता कर सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो मेरा जो वर्जन है
v1.30.1 है। अब ये वर्जन की कब रिक्वायरमेंट आती है? मोस्टली जब आप जीसीपी के अंदर काम कर रहे हो और जीकेएस के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका कुबरनेटीज का जो क्लस्टर चल रहा है उसका जो वर्जन है और आपके kubectl का वर्जन है, वो एक वर्जन का ही डिफरेंस आना चाहिए। मतलब अगर आपकी लेटेस्ट कुबरनेटीज का अगर वर्जन 1.30 चल रहा है या 1.29 चल रहा है, तो आपके kubectl का वर्जन भी जो है वो 1.28 हो सकता है या 1.29 हो सकता है। एक वर्जन का डिफरेंस आता है, नहीं तो कुबरनेटीज के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेवियर्स दिखने लगते हैं। हमारे को kubectl एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करता है, ठीक है। एंड सेम अगर मुझे मेरे कन्फिग देखनी है कि जो मेरी कन्फिग है वो क्या है, किस तरीके से मेरा kubectl जो है वो मेरे क्लस्टर के साथ में इंटरेक्ट करेगा, उसका जो कमांड है वो ये है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। अब जब मैं डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट इज लाइक द नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या होता है? अभी थोड़ी देर में हम नेम स्पेस को भी समझेंगे कि नेम स्पेस एक्चुअली नेम स्पेस किसके लिए स्टैंड आउट करता है, ठीक है। एंड अगर मुझे मेरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी मैंने मेरे kubectl की इंफॉर्मेशन देखी थी, तो अगर वैसे ही मुझे मेरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस कमांड को चलाऊंगा और यहाँ से मेरे को मेरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट 6443 पे काम कर रहा है, नहीं है कि नहीं? 6443 में उस टाइम आप लोगों को कह रहा था, दैट इज लाइक बाइंडेड विद माय 6443, ठीक है, आया समझ में? अब सबसे पहले नेम स्पेस मैं बात करता हूँ, नेम स्पेस। तो नेम स्पेस इज लाइक जब हम कोडिंग करते हैं तो हमारे को अगर लॉजिकली मेरे को अगर किसी को एनवायरनमेंट देना है, ठीक है, नेम स्पेस इज लाइक कोई कंटेक्स्ट देना है, ठीक है, पार्टीशंस करने के लिए, रिसोर्स पार्टीशंस करने के लिए, वेरिएबल्स पार्टीशन करने के लिए, तो मैं नेम स्पेस के साथ में डील करता हूँ। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर सपोज करो मेरा कोई क्लस्टर है, ठीक है, सिंपल सा मेरा क्लस्टर है, वो क्लस्टर जो है वो इसके अंदर चल रहा है। अब उसमें मेरे को प्रोडक्शन का भी है ना डेटा देना है एंड स्टेजिंग के लिए भी डेटा देना है। तो सिंपली क्या होगा, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम स्पेस अलग अलग कर दूंगा, सेम एप्लीकेशन के लिए नेम स्पेस अलग अलग कर दूंगा। तो इजीली मैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि कौन सा नेम स्पेस मेरा कितना रिसोर्स लेगा। अगर मुझे मेरे करंट नेम स्पेसेस को पता करना है, ठीक है, क्लस्टर रिसोर्सेज को पार्टीशन करने के लिए नेम स्पेस को समझते हैं। अगर मेरे को नेम स्पेसेस को पता करना है तो मैं क्या करूँगा, kubectl गेट्स नेम स्पेस, और यहाँ पे जो भी मेरे को प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं वो मिल रहे हैं। ये वो सारे नेम स्पेसेस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट मेरे को कुबरनेटीज का क्लस्टर अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये कमांड वापस से चलाऊंगा, यू कैन सी यहाँ पे भी वही सारे के सारे आए हैं, ठीक है। एंड सेम फॉर दिस ऑल्सो। यहाँ पे भी वही सारे मेरे नेम स्पेसेस आ रहे हैं। तो ऐसा भी है कि अगर मेरे को नेम स्पेसेस बनाने हैं तो मैं नेम स्पेसेस भी इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। तो कभी भी अगर मेरे को वाया CLI कुछ को नेम स्पेस को क्रिएट करना है तो मेरा कमांड जो होगा, इट इज kubectl क्रिएट नेम स्पेस, और जो मेरे को नेम स्पेस बनाना है उसका, सपोज करो मैं डेमो नेम स्पेस के नाम से बनाता हूँ, तो यू कैन सी कि अब मेरा डेमो नाम से एक नेम स्पेस बन चुका है। और जब मैं ये गेट नेम स्पेस चलाऊंगा तो मैंने जो डेमो नेम स्पेस बनाया था वो मेरे पास में आ रहा है। लेकिन जब मैंने कंटेक्स्ट को देखा था, जब मैंने मेरे कंटेक्स्ट को देखा था कि भाई मेरा करंटली कौन सा नेम स्पेस जो है बाय डिफॉल्ट काम में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा कौन सा नेम स्पेस में यूज में ले रहा हूँ, डिफॉल्ट वाला। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो
करंट कंटेक्स्ट है वो जो मैंने डेमो नेम स्पेस बनाया है उसमें चेंज हो जाए, तो उसके लिए जो मेरे को कमांड लिखना है दैट इज kubectl config set config set context and अब आपका कंटेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। kubectl config set context still why एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कुबरनेटिस, आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन अगर मूविंग फॉरवर्ड उसके भी तुम पेपर्स दोगे कुबरनेटिस के लिए, तो वहां पे भी तुम्हारा ओपन बुक वाला ही होगा। ठीक है, वही तो कमांड चला है। लेट्स सी, अभी चेक करते हैं इसको आगे कि ये वर्किंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो भी ये कमांड लिखा था नेम स्पेस का, जब मैंने यहाँ पे ये kubectl क्रिएट नेम स्पेस करके जो ये कमांड लिखा था, ठीक है, कि भैया पहले ये नेम स्पेस बनाना है, ठीक है। अगर इसको मैं डिक्लेरेटिव टाइप में यानी YAML के अंदर अगर कैसा दिखता वो चाहता, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट YAML कर दूंगा। दिस इज ऑलरेडी एग्जिट, तो मैं इसको गेट से कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जो मेरे पास में वो आएगा उससे आ जाएगा, कोई। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर मुझे YAML के अंदर कुछ बनाना होता तो मैं इस कमांड के थ्रू बना सकता था। इस तरीके से भी मैं नेम स्पेस बना सकता था। यहाँ पे मुझे इनको भी अगर मैं नहीं देता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। रिसोर्स वर्जन, UID, और ये मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं अगर API वर्जन और काइंड नेम स्पेस देके मेटा डेटा में मेरा नेम स्पेस का नेम भी दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा नेम स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से एक नेम स्पेस जो हमने बनाया है उसके अंदर एक कोई इमेज चला के देखते हैं। ठीक है, कंटेनर किस तरीके से बनता है उसको चला के देखते हैं। आई विल डू वन थिंग, kubectl run nginx image इक्वल टू nginx और pod created। ठीक है, तो kubectl गेट पॉड्स में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो वो पॉड मैंने nginx इमेज का लिया है वो यहाँ पे इस तरीके से मेरे को दिखा रहा है कंटेनर क्रिएटेड। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि किस तरीके से बन रहा है, तो kubectl यहाँ पे ये मेरा पॉड बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब पॉड nginx, और यहाँ पे मैं करता हूँ तो किस तरीके से इंटरनली जो हमने कल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ा था
जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि भाई कैसे है ना अलग अलग चीज़ें होती है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमने कल देखा था वही हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारा शेड्यूलर जो है उसने डेमो nginx को डेवऑप्स फार्म करके एक वर्कर नोड है उसको शेड्यूल किया। उससे पहले तुम्हारा अगर यहाँ मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो उसने कौन से नेम स्पेस के अंडर, हमने क्योंकि डेमो नेम स्पेस का ऊपर कंटेक्स्ट सेट कर दिया था, तो तुम देख सकते हो कि ये जो मेरा nginx का जो पॉड बन रहा है वो किस में बन रहा है, डेमो नेम स्पेस के अंदर बन रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कौन सी इमेज को काम में ले रहा है, nginx की इमेज को काम में ले रहा है। और यहाँ पे कंटेनर डी जो मेरा CRI है, ठीक है, वो कौन है यहाँ पे, कंटेनर डी, जिसको वो पॉड जो है काम में लेगा रन करने के लिए। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे शेड्यूलर जो है उसने मेरा अलोकेट किया। और क्यूबलेट, क्योंकि अब मेरा वर्कर नोड आ गया पिक्चर में, कौन आ गया, मेरा वर्कर नोड, तो वहाँ पे जो मेन कौन काम कर रहा है, क्यूबलेट काम कर रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इमेज को nginx को उसने लिया, पुल किया, उसके बाद में फिर उसने उसका कंटेनर क्रिएट किया और उस कंटेनर को स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स करूँगा तो यहाँ पे मेरा nginx का जो है कंटेनर चल रहा है। अब मुझे इसका अगर और ज़्यादा देखना है कि भाई ये किस तरीके से चल रहा है, कौन सी IP पे चल रहा है, तो यू कैन सी कि इट इज़ वर्किंग ऑन 1042.0.9। ये कौन सी IP, ये मेरी क्लस्टर की इंटरनल IP है जो कि Kubernetes मेंटेन करके चल रहा है क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे अब अगर मैं कर्ल मारता हूँ इस IP को, आई एम एबल टू यूज दैट कंटेनर। लेकिन ये जो कर्ल मैंने जो मारा है ये कहाँ पे है, ये मेरा सिर्फ उस क्लस्टर के अंदर है। बाहर से मैं इसको कर्ल मारूंगा तो मेरा क्लस्टर एक्सेसिबल नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो है अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब अगर मेरे को स्पेसिफिक किसी नेम स्पेस में देखना है कि उसमें कितने पॉड्स चल रहे हैं, kubectl गेट पॉड्स हाइफन नेम स्पेस मेरा डिफॉल्ट था सपोज कर, नो रिसोर्स फाउंड इन, क्योंकि वहां पे नहीं है। ये जो मेरा चल रहा है ये कौन से नेम स्पेस में चल रहा है, ये जो मैंने नेम स्पेस क्रिएट किया था यहाँ पे एक नया डेमो नेम स्पेस के अंदर, और मुझे वापस से अगर कंटेक्स्ट है ना सेट करना है तो मैं यहाँ से वापस से मेरा कंटेक्स्ट सेट कर सकता हूँ। डेमो नेम स्पेस की जगह अगर मैं अब यहाँ पे डिफॉल्ट कर दूंगा, ठीक है, अब मेरा कंटेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब तुम देखोगे मेरा कोई भी पॉड नहीं चल रहा, बट एक्चुअली मेरा पॉड चल रहा है। लेकिन वो कौन से में चल रहा है, वो कौन से नेम स्पेस में चल रहा है, ठीक है, आया समझ में, आइडिया लगा कुछ, सागर, मुझे अभय, ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे कल का सेशन जब तक देखूंगा नहीं तब तक ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। हम्म 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 हम्म, हम्म। अच्छा, किस थोड़ा चीज से मेरा डाउट आ रहा है अगर मैं वो पूछूं तो, मुझे कुबरनेटी एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि ये क्यों यूज़ करूँ मैं। कुबरनेटीज क्यों यूज करूं। सागर, हम्म देखो तुम्हारे सामने कंटेनराइजेशन टेक्निक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। हम्म तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास में कंटेनराइजेशन या डॉकर टेक्निक अवेलेबल है तो मैं कुबरनेटीज में क्यों जाऊं, हम्म है ना। तुम्हारे को मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस का डिफरेंस तो अच्छे से पता है। करेक्ट। मोनोलिथ में क्या होता है, हम एक एप्लीकेशन को एक ही बंडल में रखते हैं, ठीक है। हम्म
तो वहां पे मेरे पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि मेरा एक तो वो हैवी हो जाता है, रिसोर्स हैवी हो जाता है, ठीक है, मेरे को कभी भी अगर उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा तो वो बहुत रिसोर्स हैवी हो जाएगा। दूसरा, मेरी लैंग्वेज डिपेंडेंसी हो जाएगी, एक ही बंडल हुआ है तो मैं एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की टीम्स है तो मेरे को पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर PHP में लिखी हुई है तो सारी जो है ना मॉड्यूल्स के अंदर मैंने तोड़ रखा है उनको एक ही लैंग्वेज में मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं माइक्रो सर्विस में जब तोड़ता हूं तो मैंने वो जो मॉड्यूल लेवल पे जो चीजें तोड़ रखी थी उनको छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज में तोड़ दिया। तो अब मेरे पास में एक तो जो मेरा लोड था, जो बंडल था, वो छोटा हो गया, ठीक है। अब सपोज करो मेरी ई-कॉमर्स का एक कोई एप्लीकेशन था तो वहां पे मैं 3 मॉड्यूल को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक कार्ट मॉड्यूल लेके चल रहा हूँ, एक शिपिंग मॉड्यूल लेके चल रहा हूँ, एड टू कार्ट एक मॉड्यूल हो गया, एक पेमेंट मॉड्यूल हो गया और एक शिपिंग मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब माइक्रो सर्विस में तोड़ दिया तो वो 3 माइक्रो सर्विस हो गई, एक एड टू कार्ट की माइक्रो सर्विस, एक शिपिंग की माइक्रो सर्विस और एक पेमेंट की माइक्रो सर्विस, राइट। तो जैसी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस माइक्रो सर्विस को इजीली n नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, करेक्ट है ना। वर्टिकल स्केलिंग की एक लिमिट होती है, आप उसके आगे अपनी वर्टिकल स्केल नहीं कर सकते सिस्टम की। और हॉरिजॉन्टली मैं कितने भी नंबर्स ऑफ मशीन्स को लगा के और इजीली अगर उसके आगे एक ऐसा कोई सिस्टम लगा दूं जो उनको मैनेज करे, या जैसे लोड बैलेंसर टाइप का काइंड ऑफ, तो मेरे लिए तो इजी हो जाएगा ना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। अब मेरे को अगर 18 GB रैम की जरूरत है तो अगर मैं माइक्रो सर्विस में तोड़ूंगा तो हर माइक्रो सर्विस की 18 GB रिक्वायरमेंट थोड़ी होगी, वो तो उस बंडल की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे हो सकता है किसी की 5 GB हो, किसी की 8 GB हो, किसी की 6 GB हो, है ना। तो इस तरीके से अगर मेरे को सिर्फ 5 GB वाले को बढ़ाने की जरूरत है तो मैं सिर्फ 5 GB ही बढ़ाऊंगा, नहीं तो वहां पे मेरे को पूरा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल भी स्केल करता तो 18 GB तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, तो वापस मेरी VPS या कोई मशीन खड़ी होती तो वो 18 GB की खड़ी होती मोनोलिथ में। अब माइक्रो सर्विस में तो मैंने तोड़ दिया, बट द प्रॉब्लम कि मैंने जब डॉकर से उसको चलाया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी माइक्रो सर्विस अप है या कौन सी माइक्रो सर्विस डाउन, क्योंकि एफिमेरल नेचर है तो हो सकता है कि कोई इशू आया और मेरा डॉकर का कंटेनर जो है वो डाउन चला गया। तो डाउन चला गया इसका मतलब मेरी पूरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर वो माइक्रो सर्विस अगर डाउन चली गई, पेमेंट माइक्रो सर्विस, तो मेरे को पेमेंट ही नहीं होगा तो मेरे फिर बिलिंग कैसे बनेगी, है ना। तो उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए जो रेगुलरली बैठ के और थोड़ी थोड़ी देर में है ना उसके कंटेनर्स को देखता रहे। मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा हो गई, तो इस चीज को ऑटोमेट डॉकर ने करके दिया। ऐसा नहीं है, डॉकर स्वाम आया, कहा कि भैया तुम्हारा कंटेनर कभी डाउन नहीं जाएगा। बट प्रॉब्लम इज कि मेरे को अगर रेप्लिकास बनाने हैं, अचानक से मेरे पास में ऐसा कुछ आया कि मेरे पास में आज मेरी फ्लैश सेल लगी हुई है, तो जो मेरा रोज का 200 लोगों का ट्रैफिक था वो अचानक 20,000 लोगों का हो गया। तो मेरा ऑन बेसिस ऑफ ट्रैफिक अगर मेरे को, या ऑन बेसिस ऑफ कंप्यूट, ठीक है, उसके ऊपर मुझे मेरा हॉरिजॉन्टली स्केल करना है, तब मैं क्या करूंगा, फिर वहां पे मैनुअल इंटरवेंशन। यहाँ पे अगर मैं कुबरनेटिस की बात करूं, कुबरनेटिस आपको वो लेवरेज देता है जहां पे आप इजीली ऑटो स्केल कर सकते हो चीजों। क्या कर सकते हो, इजीली ऑटो स्केल, आप कमांड लिख दोगे एंड इट्स लाइक इन अ मिनट कि जहां पे चीजें आपकी स्केल अप होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, यानी हम लोग डॉकर को मैनेज करेंगे कुबरनेट से। ओके, तो वो एक जैसे कि एक मैनेजर भी है और एक वॉचर भी है। वॉचर है और मैनेजर, यस। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डॉकर नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कंटेनर्स। प्रीवियसली जब कुबरनेटिस मार्केट में आया था तो सबसे पहले डॉकर ही था उसके पास में जिसको वो मैनेज करता था, ठीक है। बट डॉकर ने क्या करा, OCI प्रोटोकॉल्स लेके आया। हमने OCI प्रोटोकॉल्स के बारे में पता करा था, जहां पे हमने रन सी, शिम और इस तरीके से आर्किटेक्चर को देखा था डॉकर के अंदर। याद आया, जहां पे मैंने आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, इंटरनल आर्किटेक्चर दिखाए थे, जहां पे कंटेनर डी, डॉकर डीमन और ये चीजें हमने जहां पे पढ़ी थी, जहां पे शिम, डॉकर डी और इस तरीके से चीजें आई थी। एंड वी गेट टू नो कि इंटरनली जो होता है रन सी करके होता है जो कंटेनर बनाने का काम करता है, और शिम जो होता है वो इमेज लेके आता है कंटेनर के लिए,
एंड कंटेनर डी इज लाइक द मैनेजर, जो कंटेनर को स्टॉप, रिज्यूम या ऐसा कुछ करना है वो सारा काम जो करके देता है। तो एक प्रोटोकॉल सेट किया, एक तरीका सेट किया डॉकर ने, ठीक है, उसे ओसीआई प्रोटोकॉल कहते हैं। उस ओसीआई प्रोटोकॉल को फॉलो करके बहुत सारे कंटेनराइजेशन के तरीके आ गए, ठीक है, जैसे पॉडमैन आ गया, या फिर दूसरे प्रोवाइडर्स जो हैं उनके खुद के कुछ है ना कंटेनराइजेशन के एप्लीकेशन, ओपन कंटेनर आ गया, ओपन शिफ्ट का ओपन कंटेनर आ गया, ठीक है। डॉकर इज लाइक वेरी हेल्प। इंटरनली डॉकर कर क्या रहा है, कंटेनर डी के एक पहले से हमारे पास में कंटेनर रन टाइम इंटरफेस है, उसके ऊपर रैपर है, ये हमने उस दिन देखा था। तो अगर मेरे को कुबरनेटिस को ये लगा, मेरे को इन द सेंस कुबरनेटिस को ये लगा कि अगर मेरा कंटेनर डी ही अगर रन टाइम इंटरफेस है तो क्यों ना मैं मेरे कंटेनर डी को ही काम में ले लूं, है ना। तो उसने क्या करा, डॉकर को हटा के कंटेनर डी कर दिया। तो कंटेनर्स तो अभी भी हैं, तुम्हारे कुबरनेटिस में भी कंटेनर्स हैं, लेकिन वहां पे कंटेनर जब तुम अप करते हो तो कंटेनर इज लाइक द सिंगल एप्लीकेशन। वहां पे तुम्हारे को अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट कराना है तो तुम्हें दोनों को अलग अलग कंटेनर में चला के एक कॉमन नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा जहां पे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये हमने उस दिन देखा था, हमने क्या करा था, दो nginx के कंटेनर्स बनाए थे, एक दूसरे को पिंग करने की कोशिश करी थी, वी आर नॉट एबल टू पिंग ईच अदर, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज ये पता चली थी कि कंटेनर्स आर आइसोलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। आइसोलेटेड हमारे को वर्चुअलाइजेशन का फील देते हैं, और उसके लिए फिर मैंने क्या करा था, एक नेटवर्क बनाया था, कॉमन नेटवर्क, और वहां पे दोनों को कंटेनर्स को उस नेटवर्क से अटैच किया, तो मैं एक दूसरे कंटेनर से पिंग कर पा रहा था कंटेनर नेम के थ्रू, ठीक है, याद आया। यहाँ पे मेरा वो चीज नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहाँ पे कंटेनर नहीं है, यहाँ पे है पॉड। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, पॉड। अब पॉड क्या काम करती है, पॉड इज लाइक द रैपर ओवर योर कंटेनर, ठीक है। और बहुत सारे ओके, तो एक पॉड एक ही कंटेनर मैनेज कर सकता है या मल्टीपल नहीं, हो सकता द है? बेस्ट पार्ट इज दैट एक पॉड में मेरे n नंबर्स ऑफ कंटेनर्स हो सकते हैं, ओके, और बकायदा हम ये एग्जांपल करके देखेंगे जहां पे हम मल्टीपल कंटेनर्स को क्या करेंगे, एक पॉड के अंदर डालेंगे, एंड वी विल लुक कि जो हम कर रहे हैं सच में वो चीज पॉसिबल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। आया समझ में? यस। अब कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, हाँ, इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया अभी। अच्छा, अब पॉड्स भी पता चल गया तुम्हारे को, पॉड्स क्या होता है, ठीक है। लाइक पॉड इज द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट जो तुम डिप्लॉय करते हो किसी भी कुबरनेटिस के क्लस्टर में, और पॉड के अंदर कंटेनर होता है, पॉड के अंदर कंटेनर होता है, ठीक है। अब निखिल, यहाँ एक बात बताओ, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो वहाँ पे उसी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में हम लोग ये पॉड का या डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन कैरी करते हैं या डायरेक्ट सर्वर पे ही जाके इसका सेटअप करते हैं? तुम्हारे को कहाँ रिक्वायरमेंट है उसको पॉड वाली चीज को उस प्रोजेक्ट में रखने का। तुम ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ CI/CD का पाइपलाइन मेंटेन कर रहे हो तो वहां तुम हेल्म चार्ट्स को मेंटेन करके रख सकते हो, तुम्हारे जो हेल्म चार्ट्स है उनको मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। हर कोई अलग अलग है ना फिलोसफिकल तरीके से चीज़ों को करता है। कोई क्या वहीं पे हेल्म चार्ट रख लेता है उसी रेपोजिटरी में, कोई क्या करता है अलग से मेंटेन करके चलता है जहाँ पे वो डायरेक्टली उनकी इमेजेस वगैरह जो, क्योंकि उसने CI बनाया एंड CI इज डायरेक्टली पुशिंग एनीथिंग टू सर्टेन लाइक हब, रजिस्ट्री हब, ठीक है। जब आप डॉकर का थ्रू आपने क्या करा, आपने एक इमेज बनाई, ठीक है। अब वो इमेज आपकी कंटेनर डी के ऊपर चलने वाली है और आपने उसको डॉकर हब पे भेज दिया, तो क्यूबरनेटिस के थ्रू मैं वो जो डॉकर हब पे इमेज पड़ी है उसको पुल करूंगा एंड उसको रन करूंगा, ठीक है। ओके, तो सिंपली ऐसा है कि मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं डॉकर से ही, डॉकर हब से ही लाऊं। डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्री प्रोवाइडर्स हैं, AWS भी खुद एक रजिस्ट्री प्रोवाइडर है, ऐसे ही गिटहब के ऊपर भी रजिस्ट्री प्रोवाइडर है, तो गिटहब से भी मेरी इमेजेस पुल हो सकती हैं। बहुत सारे रजिस्ट्री प्रोवाइडर्स हैं ओके। AWS की कुबरनेट तरह। नॉट जस्ट फॉर वॉचर और मैनेजर, ये एक ऑटोमेशन भी कर सकते हैं मिनिमल लेवल तक,
You mean? Is it? सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये सिर्फ कंटेनर्स के लिए ही आज की तारीख में काम नहीं आता। नाउअडेज हम पूरा पूरा वीएम चला सकते हैं कुबरनेटिस के थ्रू। हम पूरा पूरा एज अ वीएम की तरह इसको काम में ले सकते हैं। जो हम पहले कुबरनेटिस के थ्रू अपना वीएम क्लाउड के अंदर वीएम बनाते थे, अब पूरा पूरा आप अपना कुबरनेटिस के साथ में क्लाउड बना सकते हो। ठीक है, क्यूब VIRT वर्ट, क्यूब वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसको तुम लोग गूगल करके देखना। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? कंटेनर की तुम्हारे को, जो तुम्हारा कंटेनर बनेगा वो वर्चुअलाइजेशन को तो करता ही, तो कंटेनर नेटिव वर्चुअलाइजेशन बनेगा। ठीक है, तो तुम पहले से उस कंटेनर को पैकेज कर सकते हो। उस वर्चुअलाइजेशन की जो तुमने इमेज बनाई है उसको पैकेज कर सकते हो कि भैया मेरे पास में ये सर्विसेज इसमें पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्विस वगैरह तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोड बैलेंसिंग इजीली कर सकते हो, तुम्हें लॉगिंग्स वगैरह इजीली कर सकते हो, मॉनिटर इजीली कर सकते हो। कुबरनेटिस है तो बहुत सारी चीजें हैं कुबरनेटिस। अब वो सिंपल सा वो वाली एप्लीकेशन नहीं रह गई जो सिर्फ कंटेनर्स को अप टाइम रखने के लिए काम में आती थी। अब कुबरनेटिस बहुत एक्सपैंड हो चुकी है। ओके, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। हाँ। अबे एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? नो। ठीक है, तो अभी मैंने kubectl कमांड के थ्रू नेम स्पेसेस जो है वो देखी थी कि भाई मेरी करंट नेम स्पेस क्या है। अगर मुझे वो पता करनी है तो इट्स इजी, लाइक मैं सिंपल सा kubectl config एंड करंट कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा तो मेरी जो करंट नेम स्पेस है वो आ जाएगी। Why is showing always default यार? यहाँ पे इस कमांड को आप चलाते हो तो आपकी करंट जो कंटेक्स्ट होती है वो आती है। और अब मैं यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ, इसलिए ये मेरे को कोई पॉड्स नहीं दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे वापस से मेरी कॉन्फ़िग को, अगर मैं गेट पॉड्स नेम स्पेस ये वाला करता हूं तो वहां पे मेरा एक nginx करके पहले से एक पॉड जो है वो रनिंग है। ठीक है, अब मैं मेरा कंटेक्स्ट को डिफॉल्ट में ही रहने देता हूं एंड मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, हम अभी जो कमांड चलाया था हमने जब कमांड चलाया था पॉड बनाने के लिए, ये CLI कमांड था। वो क्या था? kubectl run nginx -image equals to nginx। इससे मैंने करा था और वो मेरा बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं बनाऊंगा ना, यहाँ पे फिर nginx के नाम से बन जाएगा क्योंकि दैट पॉड इज ऑलरेडी लाइक इन दी डिफरेंट नेम स्पेस। तो सेम नाम से अलग अलग नेम स्पेसेस में पॉसिबिलिटीज हैं, वो बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता। अब एक सिंपल पॉड को जो हमने यहाँ कमांड लाइन से बनाया उसको हम YAML से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको फोल्डर पॉड ही बना लेता हूँ एंड इसको नाम देते हैं। निखिल, अब मुझे और कंफ्यूजन आ गया। पॉड एंड नेम स्पेस में डिफरेंस क्या हो जाता है? देखो, नेम स्पेस इज सिंपली किसी चीज को अगर आपको लॉजिकली आइसोलेट करना है। ठीक है, नेम स्पेस इज सिंपली कि आप लॉजिकली किसी चीज को आइसोलेट करना चाहते हो। पार्टीशन, क्लस्टर के रिसोर्सेज को पार्टीशन करना चाहते हो। आपका एक क्लस्टर है उसको आप पार्टीशन करना चाहते हो। जैसे पाइथन के अंदर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाते हैं, वर्चुअली आप एक दूसरे से अलग रखना चाहते हो। हाँ, ठीक है, अगर आप PHP में काम कर रहे हो तो वहां भी आप नेम स्पेस लेते हो कि नहीं लेते हो? लॉजिकली आपको वो आइसोलेशन देता है। आपने जो भी आइसोलेटेड पैकेज कोड क्रिएट करते हैं हम, है ना, वहां पे भी हम नेम स्पेस काम में लेते हो। तो एक्चुअली वो नेम स्पेस आपको क्या करके देगा? आपने अगर एक वेरिएबल सेम नाम का दो जगह बना दिया और दोनों का नेम स्पेस अलग अलग है तो आप नेम स्पेस के पॉसिबिलिटीज है कि सेम वेरिएबल आप इजीली काम में ले सकते हो, नहीं तो एरर आएगा। करेक्ट। है ना, तो सेम वही चीज है यहाँ पे। अब मैं जब क्लस्टर में बात कर रहा हूँ तो मैं किसके अंदर बात करूंगा? क्लस्टर इज लाइक व्हाट? मशीन इज क्या? रिसोर्सेज। तो जब मेरे को ऐसा कुछ हो कि मेरे को डेव के अंदर कुछ डिप्लॉय करना है, प्रॉड के अंदर कुछ डिप्लॉय करना है, तो उसके हिसाब से मेरा हो सकता है कि मेरे कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो। ऐसा तो है नहीं कि अगर प्रॉड के अंदर मेरे को कुछ
बड़ा सारा कुछ चाहिए मशीन, तो क्या मेरे को वो डेव के अंदर भी बड़ा मशीन चाहिएगा? नहीं। या फिर बड़ा मशीन इन द सेंस ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिएंगे? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं ज़्यादा रिसोर्स। जब मैं नेम स्पेस के अंदर है ना ये चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कुबरनेटीज में भी मैं नेम स्पेस के थ्रू मेरे क्लस्टर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बना सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स की अगर मेरे को स्कोपिंग करनी है, अगर मैं प्रोग्राम के टर्म में बोलूं तो स्कोप्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं कि भैया ये वेरिएबल का स्कोप यहीं तक है। तो यानी कि अगर मैंने कोई भी रिसोर्स या कुछ भी मैंने बनाया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पॉड की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? डिप्लॉयबल यूनिट है। ये क्या है? डिप्लॉयबल यूनिट है जो मेरे क्लस्टर में जाएगी। तो अगर मुझे इसकी स्कोपिंग डिसाइड करनी है कि इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका दायरा कहाँ तक है, तो वो मैं नेम स्पेसेस के बेसिस पे कर सकता हूँ। अब आया समझ में? यस। चलें आगे। या चलो, एंड एक और चीज, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉड जो हमने नेम स्पेस डेमो नेम स्पेस में बनाया था, वैसा वापस से पॉड हम बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ YAML। ठीक है, और मोस्टली इंडस्ट्री में आप कभी भी अगर CLI को यूज कर रहे हो, तो CLI इज ओनली यूज्ड फॉर डूइंग थिंग्स स्पेसिफिकली जब आप किसी चीज को डिबग कर रहे हो, डिबग करने के लिए CLI करते हो। ठीक है, आपको अगर किसी का वर्जन मेंटेन करना है, तो वर्जन आप CLI से मेंटेन नहीं कर सकते। वो आप वर्जन कंट्रोल कहाँ से कर पाओगे? कहीं किसी फाइल के थ्रू। तो हम क्या है, फाइल अप्रोच या डिक्लेरेटिव अप्रोच को YAML के थ्रू अचीव करते हैं। ठीक है, तो जब भी मेरे को कोई YAML लिखूंगा जहां पे मेरे को कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जो मेरे डिप्लॉयबल ऑब्जेक्ट या डिप्लॉयबल यूनिट बनानी है मेरे को, वो हमेशा API वर्जन से शुरू होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मेरे को देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं पॉड के लिए V1 यूज में लूंगा एंड काइंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये काइंड दूंगा। अभी मैं बताता हूँ, एक बार देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। एक मेटा डेटा करके आएगा, नेम, सपोज करो इसका नाम हम दूसरा दे देते हैं, पॉड। ठीक है, इसका नाम पॉड एंड स्पेक। अभी एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये वाली चीज है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। यू ओनली हैव टू गो ओवर देयर और यहाँ पे सर्च करो। ठीक है, तो तुम्हारे को यहाँ पे ये पूरा का पूरा वो जो मैंने वहां लिखा है वो सब यही से ही है। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ से तुम्हारा वो चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं API वर्जन की बात करूं, API वर्जन इज लाइक ये पॉड तुम्हारा कौन से रिसोर्स के अंडर आता है। रिसोर्स क्या होता है ये अभी डिस्कस करेंगे। जब स्टार्टिंग के अंदर जब हमने शुरू किया था कुबरनेटीज को, तो एक कोर करके ग्रुप करा था। जैसे हम APIs भी बनाते हैं, तो APIs कैसे बनाते हैं? API/V1, API/V2, API/V3 वर्जनिंग करते हैं ना। वैसे ही जो हमारे कुबरनेटीज के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वर्जनिंग हुई हुई है। अगर मेरे को कुबरनेटीज के सारे है ना ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो शायद इसका कमांड जो है वो ये है, kubectl sources करके कुछ है क्या।
हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं get API resources. Here it is. तो जितने भी मेरे पास में kubectl के रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैप हुए हुए हैं, और वो कौन से वर्जन के अंडर आते हैं, किस काइंड के अंदर आते हैं, उनकी भी डिटेल सारी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये कमांड चलाया और यहाँ पे मैंने grep मारा pod, तो यू कैन सी कि मैं pod को कैसे काम में ले सकता हूँ। मेरा क्या है, वो pods है, काइंड जो है वो मेरा pod है, ठीक है, API वर्जन वो V1 है, और अगर मुझे उसको CLI के बेसिस पे अगर शॉर्ट फॉर्म में चलाना है तो मैं PO करके भी चला सकता हूँ। तो इसीलिए मैं जब एक kubectl get PO कर रहा था तो ये मेरे को रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, एंड अगर नेम स्पेस की मैं बात करूँ तो अगर डेमो नेम स्पेस, ठीक है, अभी यहाँ पे तुम देखो मैंने यहाँ पे कोई भी नेम स्पेस नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अगर मेरे को नेम स्पेस स्पेसिफिक बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम स्पेस को डिफाइन कर दूंगा। जिस नेम स्पेस में मेरे को बनाना है मैं उसमें इजीली इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो मेरे को ये डेमो नेम स्पेस में बनाना है तो डेमो नेम स्पेस में बनाना है। एंड जैसे कि मैं नेम दे रहा हूँ, नेम स्पेस दे रहा हूँ, वैसे ही मेरे को लेबल्स देने पड़ते हैं। लेबल्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। जब भी हमारे को समझ लो कि अगर जब हम आगे जाके डिप्लॉयमेंट्स और इस तरीके के देखेंगे तो वहां पे इस लेबल्स का बहुत यूज आएगा। ठीक है, लेबल्स इज लाइक टैग, तुमने कोई टैग दे दिया उसको, ठीक है, जिससे तुम इजीली मैप कर पा रहे हो तुम्हारे पॉड को। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पे ये बना दिया, सिंपली मुझे जस्ट इसको रन करने की जरूरत है। ठीक है, मुझे उसके लिए क्या करना है, kubectl अप्लाई, और मैं उसको फिर F करके दूंगा। F नहीं चला भाई, F मतलब फाइल पाथ, आपका वो फाइल पाथ क्या है। तो मैं अभी कुबरनेटिस के अंदर हूँ और वो पॉड में है, तो आई विल गिव दैट पॉड, क्योंकि वो डेमो एंड नेम स्पेस में है तो ये मेरा पॉड क्रिएटेड हो गया। और कहाँ पे क्रिएट हुआ ये मेरा, डेमो नेम स्पेस में। यू कैन सी nginx और nginx पॉड, मैंने क्या नाम दिया था इसको, nginx पॉड। तो यहाँ पे अब यहीं पे अगर मैं इसको वापस चलाऊंगा ना, ये मेरे को एरर ना नहीं देगा। यहाँ पे अनचेंज का मतलब क्या है, अगर तुम रन से चलाते, अगर यही चीज मैं रन से चलाता तो मैं दिखाता हूँ मैं, we have this nginx, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको, पहले इसका कंटेक्स्ट चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर kubectl गेट पॉड्स भी करूँगा तो ये तो सारे चलते हुए पॉड्स, क्योंकि कंटेक्स्ट मेरा जो है अब नेम स्पेस का वो डेमो नेम स्पेस हो चुका है। ठीक है, एंड अब मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ kubectl रन एंड हाइफन पॉड, CLI से इसने मेरे को एरर दे दिया, nginx पॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन यही जब मैंने इसको फाइल के थ्रू चलाया तो इसने मेरे को क्या कहा, nginx पॉड अनचेंज। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में जो nginx है उसके अंदर तुम्हारे कोई चेंजेस नहीं है जिसके बेसिस पे मेरे को कुछ नया चलाना पड़े, कुछ मेरे को नया चलाना पड़े। ठीक है ना, अब ये जो है ये सिंगल जो यहाँ पे मैंने ये जो पॉड बनाया है,
इट्स अ सिंगल कंटेनर पॉड, ये मेरा जो है सिंगल कंटेनर पॉड, इसका मतलब इस पॉड में मेरा एक ही कंटेनर है। अब इसको एक काम करते हैं, kubectl डिस्क्राइब पॉड, और मैं यहाँ पे तो जो भी मेरे पॉड की कुंडली है वो सब यहाँ पे निकल के आ जाएगी कि मेरा पॉड किस तरीके से जो है वो चल रहा है, मेरे Nginx का जो पॉड है वो क्लस्टर में किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा नेम स्पेस क्या था, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पे मैंने लेबल दे रखा है, तो इवन लेबल्स आर ऑल्सो शोइंग ओवर हियर, ठीक है। और आईपी किस आईपी के साथ में उसको मैप किया हुआ है, ठीक है। और किस तरीके से चला, वही स्केड्यूलर और वो सारा जो हमने पहले बात करी थी वो यहाँ पे सारा, मतलब किस तरीके से एक एक चीज किस तरीके से हो रही है वो हमें पता चल जाएगी। और यहीं पे अगर मेरे को मेरे जितने भी पॉड्स हैं बेसिकली उस नेम स्पेस में अगर मेरे को लेने हैं और मैं हाइफन वाइड करता हूँ, यू कैन सी कि कौन सा किस आईपी पे है वो भी मुझे पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे ओ वाइड की जगह यहाँ पे मैं YAML कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ Nginx पॉड। तो इंटरनली यहाँ पे मैंने क्या करा, kubectl get पॉड, कौन सा वाला पॉड, Nginx पॉड। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या पॉड नहीं रखा, मैंने क्या करा कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉड ऑब्जेक्ट, और कौन सा वाला पॉड ऑब्जेक्ट उसका नाम लिखा, और आउटपुट मेरे को YAML में दो। तो यहाँ पे जो मैंने ये YAML लिखी थी ना, इंटरनली Nginx कुबरनिटीज ने मेरे लिए इतनी बड़ी YAML खुद ने मेंटेन कर रखी है। जब यहाँ पे आप आओगे तो ये वही YAML है जो मैंने ऊपर लिख रखी है, API वर्जन v1 काइंड पॉड मेटा डेटा। ये एनोटेशन मैंने नहीं डाला था, लेकिन ये एनोटेशन इज लाइक द मेटा डेटा ऑफ वॉट एवर यू हैड डन एट योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो तुम जो कर रहे हो, तुमने उसमें क्या क्या करा था, तुमने क्या क्या डाला था, तो वो जो जो मैंने डाला था ना वो यहाँ सब लिखा हुआ आ रहा है। देखो मैंने API वर्जन में v1 डाला था, काइंड में पॉड डाला था, मेटा डेटा के अंदर मैंने एनोटेशंस कुछ नहीं दे रखी थी, लेकिन मैंने लेबल्स दिए थे तो लेबल्स आ रहे हैं, मैंने नेम दिया था नेम आ रहा है, नेम स्पेस दिया था तो नेम स्पेस आ रहा है। तो जो मैंने लिखा है उसने क्या करा, एनोटेशन के अंदर उसको रखा। कितने बजे मेरा वो पॉड बना, वो कितनी बार में बना वो, ठीक है, ये सारा का सारा है। और यहाँ पे मैंने अगर जो लेबल्स वगैरह दिए हैं दैट ऑल्सो वी कैन सी ओवर हियर, ठीक है। एंड ये UID क्या है, जैसे हमारा डॉकर कहीं पे कुबरनिटीज डॉकर हमारा लिनक्स के अंदर कहीं स्टोर हो रहा था, उसी तरीके से ये भी क्लस्टर के अंदर जो हमारा कुबरनिटीज का क्लस्टर है वहां पे ये एक आईडी लेके बैठा हुआ है। दिस इज द एग्जैक्ट आईडी जिसके अंदर की वैल्यू आईडी है जो मेरे etcd के अंदर मैप हुई हुई है, जिसके अगेंस्ट में मेरी सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। आया समझ में। अब प्रोटोकॉल क्या है, कंटेनर पोर्ट्स क्या है, ये सब हम अभी देखेंगे। प्रोटोकॉल इज लाइक बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई प्रोटोकॉल नहीं देते हो तो इट ऑलवेज टेक TCP प्रोटोकॉल। एंड गाइज लिटरली मतलब कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ। एवरीथिंग वी कैन फाउंड ओवर हियर इन द डॉक्यूमेंटेशंस। मूविंग फॉरवर्ड आप कुछ भी लिखोगे ना तो आप ऑन डॉक्यूमेंटेशंस ही काम में लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, बिजी बॉक्स का एक ले रखा है और उसको कमांड दे रहा है कि हर 3600 सेकेंड्स मिली सेकेंड्स के अंदर ये जो है वो हेलो कुबरनिटीज करे और सो जाए, ठीक है। और अगर ये फेल होता है तो वापस से ये रीस्टार्ट हो जाए कंटेनर, ठीक है। तो अगर जैसे इस तरीके से मैं मॉडिफाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा कोई डाउट यहाँ पे कुछ भी, या मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या है ये, क्यों है ये ऐसा ऐसा कुछ? Not for now. हैं? Not for me. It's good. Yeah. Got it. आगे चले? Yeah. ठीक है। अभी हमने जो बनाया है ये सिंपल पॉड बनाया है जो कि सिंगल कंटेनर का पॉड है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं
साइड कार पैटर्न यानी मल्टीपल कंटेनर्स जो हों वो एक पॉड में चले, उसको क्या कहते हैं, जब मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं उसको कहते हैं साइड कार पैटर्न। उसमें क्या होता है, आपका एक पॉड तो मेन होता है और उसके पास में एक और एक कंटेनर तो मेन होता है, उसके पास में एक और कंटेनर होता है जिसका मेन काम सिंपल सा ये है कि वो आपका कह सकते हो कि कुछ स्पेसिफिकली आपके लिए वो करता रहेगा, जैसे लॉग्स वगैरह डालता रहेगा या फिर अगर मुझे कुछ चेंज करना है वो करता रहेगा, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बनाना इन द सेंस क्या, आई ऑलरेडी हैव लाइक रिटन ओवर दैट पॉड, उसको करते हैं। यहाँ पे जस्ट बी विद मी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर करा हुआ, मैं बताता हूँ अभी सब कुछ क्या है क्या नहीं है। इसमें मेरे को वॉल्यूम ऑन करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम नॉर्म्स मेरे यहीं आएंगे। मैंने क्या गलती कर दी, अच्छा और यहाँ पे भी मेरा वॉल्यूम क्योंकि इसको मैंने वॉल्यूम दिया है तो मुझे इसको भी वॉल्यूम देना पड़ेगा, एंड इसको भी, ये मेरा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो मैंने सिंगल पॉड बनाया था, इसको भी काम करता हूँ, डेमो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने मल्टीपल कंटेनर्स बनाए हैं। ये क्या कंटेनर था ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ नहीं, इस कंटेनर के अंदर इस पाथ के ऊपर जो है मैंने क्या करा, शेयर डेटा करके एक वॉल्यूम बनाया। यहाँ पे मैंने क्या करा, शेयर डेटा करके वॉल्यूम बनाया। अभी सिर्फ इसको रट लो, देख के रट लो, ठीक है, बाद में पूरा डिटेल के अंदर जैसे जैसे आगे जाएंगे ना और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जैसे हम वहां पे वॉल्यूम्स बनाते थे डॉकर कंपोज में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम बनाया जिसका नाम है शेयर डेटा, और MTDIR टाइप का वो वॉल्यूम कैसा है, एम्प्टी डायरेक्टरी टाइप का। एम्प्टी डायरेक्टरी वो वॉल्यूम्स होते हैं कि जब तक तुम्हारा वो पॉड है उसके अंदर तुम्हारा वो माउंट जो है वो तुम्हारा कॉमन, वो क्या है, वो तुम्हारा कॉमन एक है ना माउंट पाथ है, तो वहां तक वो डेटा रहेगा। जैसे ही वो पॉड हटा दोगे तो वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉड के अंदर अगर मल्टीपल कंटेनर्स है तो वो एक डेटा
को शेयर करने के लिए वॉल्यूम तो है उनके पास, लेकिन वो वॉल्यूम भी जो है वो तुम्हारा उस पॉड के अंदर ही है। तो उस पॉड के अंदर होने की वजह से वो वॉल्यूम भी लॉस्ट हो जाएगा जब वो तुम्हारा पॉड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एंजिनेक्स का जो कंटेनर था वो तो रखा ही रखा, एक और कंटेनर बनाया अल्पाइन का। उसका क्या काम है, वो हर थोड़ी थोड़ी देर में 10-10 सेकंड के अंदर वो क्या करता है कि var log इंडेक्स HTML के अंदर जो डेट है, जिस डेट को वो क्या करता है यहाँ पे डाल देता है, लॉग के अंदर डाल देता है। ये एक इनफाइनाइट लूप है और हर थोड़ी थोड़ी देर में वो ये डाल रहा है। इसको आप चला के देखते हैं, पहले तो बात चलेगी नहीं चलेगा। अननोन फील्ड वॉल्यूम्स। अच्छा, ये जो चीज का एरर आया है, दिस एरर इज कमिंग फ्रॉम लाइक दी एपीआई सर्वर। ये हमारे को कहां से आया है, एपीआई सर्वर से। तो एपीआई सर्वर का काम ही यही है, उसको सबसे पहले काम ही यही करना है कि जो आपने उसको यामल दी है उस यामल को वो वेरीफाई करेगा कि इज दैट यामल इज लाइक द एग्जैक्ट यामल जो मेरे काम की है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो गलती क्या दिखा रहा है वो उसको देखते हैं। स्टैक में कंटेनर फर्स्ट पोर्ट्स अननोन फील्ड वॉल्यूम्स। ओके, ओके, मल्टी वाला मेरा क्रिएटेड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड्स, तो यू कैन सी कि अब मेरे 2 कंटेनर्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बन रहा है। अगर इसको मैं देखूँ kubectl और यहाँ पे इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और डिस्क्राइब करता हूँ, कैसे बना अगर मैं वो चीज़ को देखता हूँ, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे देखोगे तो 2 पॉड्स बनाए हैं इसने, मल्टी वाला, एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे 2 पॉड्स बने हैं। ठीक है ना, अलग अलग दोनों पॉड्स जो हैं वो दोनों के अलग अलग पॉड्स है। उसमें मैंने क्या क्या करा है वो सब आ रहा है। एंड इवन यू कैन सी कि रीड और राइट दोनों एक्सेस है। मैंने माउंट क्या करा है, ये माउंट करा है, और उसको रीड और राइट दोनों के एक्सेस है। शेयर डेटा कौन सा है, एम्प्टी डायरेक्टरी है, अ टेम्परेरी डायरेक्टरी दैट शेयर्स अ पॉड्स लाइफ टाइम, जो कि मैंने तुम लोगों को कहा था जब तक मेरा पॉड एक्टिव है तो वो डायरेक्टरी जो है मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, जैसे ही पॉड जाएगा वो भी चला जाएगा। अब अगर मैं इसको कर्ल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ वाला ये रहा, क्योंकि मेरा 80 पे इसको खोल रखा है, तो अगर मैं इसको कर्ल मारूंगा तो कर्ल गिव यू अ वेरी स्ट्रेंज। वहां पे तो तुम्हारे को एनजीनेक्स आ रहा था, एंड यू कैन सी ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। तुमने क्या करा, एक कमांड चला रखा है जिसका काम ही यही है कि भैया var log index html के अंदर तू हर थोड़ी थोड़ी देर में डेट डालता जा, हर 10-10 सेकंड में तू डेट डालता जा। और ये var log जो है आपने क्या करा, माउंट करके रख दिया। index html एक फाइल बनाई और उसमें ये माउंट करके रख दिया। इसी तरीके से आपने ऊपर एक इस फोल्डर को माउंट कर दिया, और nginx में
इस फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स एचटीएमएल फाइल होती है वही एनजीनेक्स सर्व करता है। तो आप यहाँ पे उस इंडेक्स एचटीएमएल फाइल को चेंज कर रहे हो अपने इस साइड कार से, आप यहाँ पे एक्सेस तो इसको कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो फाइल थी इंडेक्स एचटीएमएल जिसके ऊपर हमारे को वेलकम टू एनजीनेक्स आता था, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे पहले वाले अगर जो मेरे कंटेनर्स चल रहे हैं इनको कर्ल मार रहा हूं, तो ये जो आ रहा है ना, ये थैंक यू फॉर यूजिंग एनजीनेक्स, ये यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर एक index.html करके फाइल पड़ी हुई है, उससे आ रहा है। और मैंने क्या करा, var log के अंदर एक index html फाइल में ये वैल्यू जो डाल रहा हूं, और ये जो var log है मैंने माउंट पाथ बना दिया। जैसे हम हमारे सिस्टम के अंदर नहीं करते थे कि एक शेयर ड्राइव बना देते थे, वैसे ही एक ये शेयर ड्राइव बन गई आपकी, ये शेयर डेटा करके एक शेयर ड्राइव बन गई। वहां पे इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर आप वैल्यू डालते जा रहे हो इस कमांड के थ्रू, और उसी इंडेक्स एचटीएमएल को आपने यहाँ मैप कर रखा है। तो आपका ये जो वैल्यू आ रहा है ये इंडेक्स एचटीएमएल यहाँ से आ रहा है। आया समझ में? यस। तो हाँ, यहाँ पे अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने जब यहाँ डिस्क्राइब किया तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हारा एक ही पॉड के अंदर दो कंटेनर चल रहा है। तो एक ही पॉड के अंदर दो कंटेनर की वजह से जो नेटवर्क वगैरह है, जो इंटरनली जो इसके नेटवर्क्स हैं वो एक दूसरे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो तुम्हारे को जैसे डॉकर के अंदर एक नेटवर्क ब्रिज बनाना पड़ता था, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो शेयर कर रहे हैं, सेम नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं। और क्योंकि हमने एम्प्टी dir बनाया तो हमारा स्टोरेज वॉल्यूम जो है वो भी शेयर हो रहा है। तो ऐसे जब अगर मेरे को बनाने हो तो ऐसे मेरे को कब काम आते हैं, सपोज करो कि मेरे पास में एक कंटेनर अलग से बना हुआ है कॉन्फ़िगरेशंस का या env फाइल्स का कुछ बना हुआ है और मुझे वो शेयर करना है। तो इस तरीके से मैं डबल लेना कंटेनर्स के अंदर क्या करूंगा, एक शेयर्ड पाथ बनाऊंगा और कॉन्फ़िग्स इसके अंदर एक कंटेनर में रखी हुई है और ये वाली चीज मेरी अलग से कंटेनर में रखी हुई है। हम जो .env फाइल की बात कर रहे हैं, जैसे कोडिंग करते हैं तो हमारे को एक .env फाइल हमने एक अलग कंटेनर बना रखा है और इस तरीके से मैं दोनों को शेयर्ड पाथ दे दूंगा। तो वो .env फाइल तो मेरा क्या करेगा, जो साइड कार है उससे उठाएगा, और मेरे इस वाले के अंदर कभी भी .env फाइल दिखेगी ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? अब अगर मुझे लॉग्स देखने हैं, जैसे हम डॉकर के अंदर लॉग्स देखते थे वैसे ही हम यहाँ भी लॉग्स देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को अगर यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स, यहाँ पे मैं अगर गेट पॉड्स करता हूँ तो ये मेरे पास 3 पॉड्स हैं, kubectl लॉग्स, और जो मेरा पॉड है उसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं देता हूँ nginx pod, तो तुम देख सकते हो उस nginx pod के मेरे को सारे लॉग्स यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन जब मेरा साइडकार पैटर्न जब चलता है ना, तब ये वाली चीज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, nginx pod हाइफन मल्टी करूंगा, तो यू कैन सी मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन मेरे को किसका दिख रहा है, जो पहला जो कंटेनर है उसका दिख रहा है। लेकिन अब मैं दूसरे का देखना चाहता हूँ, मैं दूसरे जो कंटेनर है उसका देखना चाहता हूं, तो वो भी पॉसिबल है। मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, -c देके जो मेरा कंटेनर है, जो मेरा कंटेनर है उसका नाम देना है। यहाँ पे मेरा कंटेनर कौन है, राइट कंटेनर, यहाँ पे मेरा कंटेनर है राइट कंटेनर, एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे को उसके लॉग्स दिखने शुरू हो जाए, क्योंकि अभी कोई लॉग्स है नहीं एज सच, तो मेरे को यहाँ लॉग्स नहीं दिख रहे। और यहाँ पे अगर मैं राइट कंटेनर की जगह यहाँ nginx कंटेनर डालता हूँ तो कंटेनर्स, तो मुझे उस कंटेनर के सारे लॉग्स दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो राइट कंटेनर के अंदर सिंपल एक अल्पाइन का था और वहाँ पे लॉग्स एज सच इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे पहले से ही एक कमांड ही चला रहा हूँ इंटरनली, वो एक ओएस की तरह है मेरे लिए, और वहाँ पे मैं एज अ कमांड उसको चला रहा हूँ। एंड इवन अगर जैसे मेरे को अब मेरे यहाँ पे तुम देख सकते हो ये पॉड है, ठीक है, मुझे इस पॉड को डिलीट करना है,
तो डिलीट करने का एक सिंपल कमांड है kubectl डिलीट और उस पॉप करना गेट फॉर गेट डिलीटेड। और YAML के थ्रू अगर तुम करना चाहते हो तो kubectl डिलीट -f ये तुम्हारा YAML की फाइल को अगर डिलीट करके दोगे तो वो तुम्हारी YAML की जो तुम्हारे उससे YAML की फाइल से जो क्रिएट हुआ था उसको डिलीट कर देगा। आया समझ में? अब है सागर? यस यस इट्स काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था इवन आई कैन कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑल्सो, मुझे कितना रिसोर्स उसको देना है, जो मेरा कंटेनर बन रहा है उसको कितना रिसोर्स देना है, आई कैन मैनेज दैट ऑल्सो एंड दैट कुड बी पॉसिबल विद द नेम ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा कंटेनर है here this container is and अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं ये रिसोर्सेज लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं रिसोर्सेज लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है अगर ये मैं बताऊं तो इट्स लाइक कि मेरा ये जो कंटेनर है वो कुछ मिनिमल मेमोरी मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, कुछ मिनिमल सीपीयू मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन कोर, अगर मैं सिंगल कोर की बात करूं, वन कोर वो रिप्रेजेंट होता है 1000 से, ठीक है। वो किससे रिप्रेजेंट होता है? 1000 से। तो यहाँ पे सीपीयू मैंने 200 कर रखा है। अच्छा, जब आप सीपीयू में बात करेंगे तो स्मॉल एम आएगा, हमेशा याद रखना। और जब आप मेमोरी में बात करेंगे तो कैपिटल आएगा, कैपिटल एम आई, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी इज लाइक 200 MB, ये कैपिटल एम आई का मतलब है 200 MB, मतलब सिंपली मेरे को 200 MB मेमोरी चाहिए इस कंटेनर को चलाने के लिए, और 200 M जो है मेरा सीपीयू का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको 20 कर दिया ना, मे भी शायद ये चलेगा ही नहीं। इसको चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। एंड वी डू वन थिंग, kubectl गेट पॉप्स मल्टी, अच्छा चल गया ये तो। इसको अगर मैं 2 में लिख दूँ तो यहाँ पे इसको भी कम कर देते हैं, इसको 2 MB कर देते हैं और इसको 0.002 कोर कर देते हैं। फिर कोशिश करते हैं इसको चलाने की। Here it is, ये नहीं चल रहा। अब मैं अगर kubectl डिस्क्राइब और nginx और मल्टी दिखाता हूँ तुम्हें, तो तुम यहाँ पे आओगे तो तुम चला दिया यार इसने तो, इसने तो इसमें भी चला दिया। सो इट्स लाइक कि तुम तुम्हारे रिसोर्स को कई बार क्या होता है कि तुम तुम्हारे रिसोर्स को जो एलोकेट करते हो ना उसके ऊपर भी इशू आता है कि तुम्हारा जैसे ये कहाँ पे आएगा, सपोज करो तुम्हारी कोई जावा की एप्लीकेशन है,
उस जावा की एप्लीकेशन का कंटेनर को चलाने के लिए ही तुम्हारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 800 MB है और तुमने उसको 500 MB ही दे रखी है मेमोरी, तो वो बार बार है ना क्या करेगी, फॉल बैक करेगी, वो बार बार क्रैश होगी, वो बार बार क्रैश होगी। तो वहां पे तुम्हारे को वो क्रैश क्यों हो रही है, अगर उस चीज को तुम्हें पता करना है तो ये तुम्हारे लिए kubectl डिस्क्राइब वाला कमांड बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा रहेगा कि तुम्हारे को कुछ भी सबसे पहला काम, अगर तुम्हारे को डीबग करना है तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि तुम सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करके उस पॉड को देखोगे या उस सर्विस को, जो भी तुम काम में ले लो। आगे जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, रेप्लिका कंट्रोलर या रेप्लिका सेट या फिर डिप्लॉयमेंट या फिर सर्विस, जिसको भी देखेंगे, अगर मुझे उसको देखना है वो काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि मैं उसको सबसे पहले डिस्क्राइब करके वो काम क्या कर रहा है उसको चेक करूंगा, देन आफ्टर मैं लॉग्स की तरफ जाऊंगा। ठीक है, आया समझ में? इट्स लाइक यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट कितना किया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मिनिमम मेरे को इतना चाहिए और मैंने इसको लिमिट कर दिया कि मैं इससे ज्यादा जो है आपको नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ पे लिमिट कर रखा है तो मैं इसकी लिमिट भी चेंज कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ मे बी लिमिट जो है ये चल पा रहा था। देखते हैं अब चलता है कि नहीं चलता है। हाँ, here it is, you can see, इसने पुल बैक ऑफ मार दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा कि भैया कम से कम मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लिमिट जो मैंने वो भी सेट कर दी थी कि 200 MB से ज्यादा है ना, 0.2 से ज्यादा मेरे को आप सीपीयू मत दो और 200 MB से ज्यादा आप मेरे को मेमोरी मत दो। लेकिन यहाँ पे मैंने और कम कर दी, मैंने लिमिट कर दी और सिंपली इट्स लाइक 0.002 कोर के अंदर मेरी ये सर्विस नहीं चल सकती थी, या 2 MB के अंदर मेरा ये सर्विस नहीं चल सकता था, तो इसलिए यहाँ पे ये मेरे को एरर देने लग गया। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जब मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये देखो एरर, मेमोरी लिमिट टू लो। जो मेरे को इनिट कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए जो मेरे को मिनिमल मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, उतनी मेमोरी आप मुझे दे ही नहीं पा रहे। एंड वॉट एवर वी हैड लर्नड ओवर देयर एज एन आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर OCI रन टाइम, यहाँ पे तुम देख सकते हो रन सी, हमने वहां पे यही पढ़ा था कि रन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दैट कंटेनर। कंटेनर को चलाने के लिए कौन काम करता है? रन सी। एंड यू कैन सी ओवर देयर रन सी वो उतनी मेमोरी ही नहीं मिल रही है ताकि वो उस इमेज को कंटेनर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो जितना भी हम पीछे जो पढ़ के आए थे वो यहाँ पे सारी चीजें मैप हो रही हैं। ठीक है ना, आगे चलें कि आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अब इसके बाद में फिर दूसरे आएंगे, उसको और एटलीस्ट मेरे को आधा पौन घंटा लगेगा उसमें। और स्टॉप करते हैं यहाँ पे। नहीं, स्टॉप करते हैं। ठीक है।